जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए आज हम बात करेंगे कि नेवी AA और SSR का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। नेवी और SSR के एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है इंग्लिश, दूसरा है मैथ, तीसरा है साइंस और चौथा है उसको GA, GK या करंट अफेयर्स। इन 4 पार्ट्स के 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। साइंस के भी 25, GS के भी 25, मैथ के भी 25 और इंग्लिश के भी 25। और आपके पास में टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 60 मिनट का, यानी कि 60 मिनट्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो होते हैं 100। अभी आपको यहाँ पे यही बात जानना सबसे ज़रूरी है कि इन 60 मिनट्स में आप 100 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। कि 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स लगाने पड़ेंगे। यदि आपने पहले दिन फर्स्ट डे अगर मान लो आपने एक ही प्रैक्टिस सेट लगाया और प्रैक्टिस सेट में टोटल क्वेश्चंस आपने केवल 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाए, तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि पहले दिन आपने 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 90 से 95 क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये मेरा दावा है कि अगर 10 क्वेश्चन 10 सेट पेपर के 10 सेट प्रैक्टिस सेट अगर आपने लगा लिए तो 11वें सेट्स में आप देखना आप 75 से 80 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट बनाएं तो आप अपने प्रति फेथफुल रहें किसी भी तरीके से, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम हो चाहे ऑनलाइन माध्यम हो। आपको प्रैक्टिस सेट करते समय आपको अपने प्रति फेथफुल रहना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट जो गांव से है, अगर उसके पास में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भी सिलेक्शन पक्का होगा, ये श्योरिटी है, बशर्ते आपका जो अपना काम है डेली कम से कम आप अपना डेली रूटीन बना लीजिए कि डेली कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन आप लोगों को लगाना है। और ऑनलाइन वाले भी जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन लगा रहे हैं, आप लोग अपना एक रूटीन बना लो कि डेली कम से कम 2 से 3 आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको यह देखना है कि आपने टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं। उन क्वेश्चंस में से टोटल क्वेश्चंस कितने सही हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने गलत हैं। तभी आपको पता लग पाएगा कि आप किस जगह स्टैंड करते हैं। यानी अगर आपने कोई प्रैक्टिस सेट लगाया और उसमें आपने टोटल 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चंस जो है सही और 20 क्वेश्चंस जो है रॉन्ग हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, आपका इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है और प्रैक्टिस सेट में क्या तरीका दे रखा है सॉल्व करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सही हो गए इसके लिए नहीं, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखने की है कि इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगले सेट में भी आएंगे और जब अगले सेट में आएंगे तो
तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हाँ ये क्वेश्चन आपने जो पहले अटेम्प्ट किया था और गलत हो गया, आपको अगले सेट्स में इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो गलत नहीं करना है। यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाना एक अलग बात है और उसके बाद में उसको एनालाइज करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। एनालाइजिंग ही आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए कि आपके जो क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस जो गलत थे उसको एनालाइज करना है कि ऐसा कौन सी आपने टेक्निक लगाई थी जो ये क्वेश्चन गलत हो गया, और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस सेट में किस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है, और वही तरीका आपको जान के जिससे कि अगले क्वेश्चन में अगले प्रैक्टिस सेट में अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपसे दोबारा गलती ना हो और उस तरीके के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। कि इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और ए और एसएसआर के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.025 मार्क्स जो है आपके कट जाते हैं। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हुए तो आपका 1 नंबर कट गया, और ये 1 नंबर जो आपने स्कोर किया हुआ है उस नंबर में से कटेगा, उस नंबर में से ये 1 नंबर कटेगा। यानी अगर आपने 60 मार्क्स स्कोर किया हुआ है और आपके 20 क्वेश्चंस गलत हो गए, यानी कि इसमें से आपके 5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, तो आपके टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो बनेगा 55 नंबर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी इस तरीके का एग्ज़ाम देने आप लोग जाओ तो जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ, गलत क्वेश्चंस ना करके आओ। क्योंकि जो गलत क्वेश्चन आप करके आओगे, अटेम्प्ट करके आओगे, वो आपको क्वालिफाई नहीं करेगा एग्ज़ाम, वो आपसे डिसक्वालीफाई करवाएगा एग्ज़ाम को। तो जिन क्वेश्चंस के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हैं, जिनका आंसर आपको अच्छी तरह मालूम है, उन क्वेश्चंस को ही आप करें। जिसके ऊपर आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का इस तरह के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी मत लगाइए, और लगाना भी है तो बहुत मुश्किल से 1, 2, 4 क्वेश्चंस में लगाओ जिससे कि आपके नंबर्स कटे ना। ऐसा ना हो कि हाँ नहीं आता है, चल कोई बात नहीं यार, इसको भी टिक मार दिया, इसको भी टिक मार दिया, इसको भी टिक मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जहाँ आपका सिलेक्शन हो रहा होगा ना, शायद ऐसा हो सकता है कि 4 आपने अटेम्प्ट कर लिए, तुक्का मार लिया, और केवल उसी 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया। अब हम बात करेंगे इस तरह के एग्ज़ाम्स में किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। देखिए, ये सबको मालूम है कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कोई भी नहीं कर सकता है। यानी कि हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन जो हमारे 4 पार्ट्स हैं उसका हम टाइमिंग डिसाइड कर लें कि हम इन पार्ट्स में कितना कितना टाइमिंग देंगे। आपका कुछ आपका पॉजिटिव एरिया भी होगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होगा जिसके ऊपर आपका कमांड अच्छा होगा। किसी का मैथ में कमांड अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश में कमांड अच्छा होता है, शायद कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका साइंस में कमांड होता है। तो जिसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा कमांड है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर, आप ट्राई करो कि सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करो। आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उसमें अच्छे कर पाएंगे। तो जैसे ही आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पहले ही पार्ट में, पहले ही सेक्शन में अगर अच्छे आप करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, और नेक्स्ट जो पार्ट है, चाहे वो इंग्लिश का हो, साइंस का हो या जीए का हो, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम किस तरीके से लिए जाते हैं, जहाँ पे आप लोग फंसते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें वो भी ध्यान रखनी है कि आप लोग फंसते कैसे हैं। कोई भी, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, एग्जामिनर करता क्या है कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 3 क्वेश्चन इतने ईजी दे देगा कि आप इसको टिक लगाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन चौथा क्वेश्चन वो इस तरीके का बना देगा जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, आपका टाइम टेकिंग होगा, और वो जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन बनाता है जिससे कि बंदा, ये 3 में तो आपका मनोबल बहुत हाई है कि हाँ भाई मैं तो यार फटाफट देखा और क्वेश्चन को मैंने टिक किया और सही है आंसर मेरा। चौथे क्वेश्चन पे आके वो इमोशनली थोड़ा सा अटैच हो जाता है ये कि हाँ भाई ये चौथा क्वेश्चन, वो अपना एक तरह से प्रेस्टीज ले लेता है कि नहीं यार 3 तो मैंने फटाफट क्वेश्चन कर दिए और ये चौथा क्वेश्चन क्यों नहीं मेरे से हो रहा है। तो इस पे आप टाइमिंग अपना देना शुरू कर देते हो, और जो अपना एग्जामिनर रहता है वो पेपर ही इस तरीके से सेट करता है कि 3 क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी दे दिए उसने, चौथा क्वेश्चन ऐसा दिया जहाँ पे आप जाके पक्का अटकोगे, और वो अटकाने के लिए इसलिए देता है जिससे कि आपका यहाँ पे टाइम ज़ाया हो। जब आपका टाइम ज़ाया होगा तो आपके पास में टाइम कम होगा, और जब टाइम कम होगा तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाएंगे।
तो ऐसी सिचुएशंस में हमें करना क्या है? ऐसी सिचुएशंस में हमें बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को प्रेस्टीज पे नहीं लेना है, उसके साथ इमोशनल कार्ड नहीं खेलना है बिल्कुल भी। अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन अगर फटाफट हो रहा है, चौथा क्वेश्चन इस तरह का हुआ, कोई बात नहीं, इसको स्किप किए, पांचवें क्वेश्चन पे चले गए, पांचवा छठा अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां भी अगर उस तरह का उसने बना दिया है, सातवें का हमने छोड़ा, आठवां, नौवां, 10वां शायद हो सकता है कि अच्छा हो, आगे 12वां हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन को जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, जो टाइम टेकिंग ले रहा है, सॉल्व तो हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें कोई इतना भारी नहीं होता जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो हो जाएंगे। लेकिन जहां आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, तकरीबन 40 सेकंड या 45 सेकंड ही आपको मिलते हैं, तो अगर आपका यह क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने जानबूझ के पुट किया है, वो क्वेश्चन अगर आपसे 2 मिनट और 3 मिनट ले रहा है, तो आपके कितने क्वेश्चन जा रहे हैं? आपके कम से कम नहीं तो 4 क्वेश्चन जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ में सबसे समझदारी वाली बात जो होती है वो ये होती है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, आप फटाफट इसको स्किप करो, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आपको ये कैसे पता लगेगा कि हाँ मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है? तो आपको ये तभी पता लग पाएगा जब कम से कम आप 20 से 25 सेट्स आपने कर लिया हो, क्योंकि जब 20 से 25 सेट आप कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे और कहाँ मुझे एग्जामिनर अटकाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहिए, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम से हो चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो। जो भी गांव के, विलेज के जो कैंडिडेट्स हैं, आप लोग बिल्कुल भी होपलेस मत होइए मेरे भाई। आप लोग ऑफलाइन के थ्रू ही आप लोग प्रैक्टिस सेट खरीद के लेके आइए, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का हो। इसमें हमें जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो अरिहंत का है, इसका है, फलाने का है, ढिमकाने का है। किसी भी प्रकाशन का आप एक प्रैक्टिस सेट लेके आ जाओ जिसमें 60 से 80 कम से कम प्रैक्टिस सेट हों, और इन सारे सेटों को आप बनाओ। इन सारे सेटों को बनाते हुए आपको अपने प्रति फेथफुल रहना है कि हाँ भी मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसमें मेरे 5 क्वेश्चंस गलत हैं या 10 क्वेश्चंस गलत हैं। उन गलत क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद में फिर धीरे धीरे जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इन प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। और ये कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा, यही आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके सिलेक्शन दिलाएगा। जीके, जीएस और रीजनिंग का पार्ट ऐसा होता है कि जीके और जीएस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो खास तौर से जीके और जीएस के क्वेश्चंस में आपको तुक्का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहां आपने तुक्का लगाया वो क्वेश्चन आपका 100% गलत होगा। तो इसलिए अगर जीके और जीएस के क्वेश्चन में आपको अगर वो क्वेश्चन अच्छी तरह आता है तो ही आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज अटेम्प्ट मत करें। रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़े, तो जीके और जीएस के क्वेश्चंस को फटाफट आप टिक लगाओ और उसमें से टाइमिंग सेव करके आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मुझे विश्वास है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से करेंगे और अपना सिलेक्शन अवश्य लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एज वेल एज सिलेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।